नमस्कार। तो बच्चों, लास्ट टर्न पे ये सवाल मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, जरा देखते हैं अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अ थिन यूनिफॉर्म वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर, हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा and a point charge plus q is placed at center of circle of semicircular arc. Find force between the two. ये एक bent in form of semicircle एक थिन वायर है, यूनिफॉर्म वायर, जिसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा दे रखी है और इसकी रेडियस आर दे रखी है। और ये जिस सेमी सर्कल के सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर पे यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, और इस चार्ज और इस चार्ज्ड वायर के बीच में जो कूलम फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स है, वो हमको फाइंड करना है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन फिर से एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट शेप वाला ऑब्जेक्ट है, तो हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ ऐसे कैसे यूज नहीं कर सकते। तो 100% हमारे पास एक ही इलाज बचता है, द वे ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो उसमें कल लास्ट टाइम पे हमने बात की थी कि कुछ स्टेप्स में अगर तोड़ दिया जाए तो चीजें ईजी हो जाती। तो वैसे की वैसी स्टेप्स जैसे पिछली बार सिलेक्ट की थी, वैसी स्टेप्स में इस बार आपको करके दिखा रहा हूं। तो जरा चेक करें हम किस प्रकार से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम लिख सकते हैं सिलेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज शोन। तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको अपन एक्स एक्सिस सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको अपन वाई एक्सिस सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमारा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है वो ओरिजिन के ऊपर सिचुएटेड है ना। एंड प्लस क्यू इज सिचुएटेड एट ओरिजिन। ठीक है, select very small element of semi circular wire at angle theta from positive x-axis and very small length dl of wire make angle d theta at center। जब भी क्वेश्चन एक सेमी सर्कुलर आर्क जैसे शेप का आता है, तो हमेशा ऐसी वायर को, ऐसे पार्ट्स को छोटे 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 सब पार्ट्स में जब हम बांटते, छोटे छोटे हिस्सों में जब हम बांटते हैं, तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं बच्चों? हम हमेशा ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि हम इसका छोटा सा एक पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वायर का वेरी स्मॉल हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये हिस्सा मैंने येलो से मार्क कर दिया यहां पर। तो हमने इस वायर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा सिलेक्ट कर लिया है, ये इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है इसकी जो आर्क लेंथ है वो आर्क लेंथ है dl, वेरी स्मॉल लेंथ है dl। ठीक है, राइट। और ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा पर है, और ये जो आर्क है ये आर्क सेंटर पे डी थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये तो हमें पता है। ठीक है, जब रेडियन में एंगल नापते हैं तो उसे आर्क अपॉन रेडियस लिखते हैं। तो ये जो डी थीटा स्मॉल एंगल है, जो ये छोटा सा वायर का टुकड़ा, ये वायर का छोटा सा एलिमेंट है ना, वायर को हमने छोटे 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 हिस्सों में बांट दिया है। तो इन छोटे छोटे हिस्सों में से एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट किया है जो सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है,
तो वो जो डी थीटा एंगल है वो किसके इक्वल होगा, आर्क डीएल अपॉन रेडियस आर। ठीक बात है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जो आर्क लेंथ है वो डीएल है और रेडियस जो है वो आर है। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसी को तो एंगल बोलते हैं ना, एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल इसी प्रकार से डिफाइन होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये स्टेप नंबर 1 हो गई। हमने वायर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है ना, ऐसे जैसे मैंने यहाँ येलो हिस्सा लिया है, ऐसे कई हिस्सों में इस वायर को हमने ब्रेकआउट कर लिया है। तो ये वायर कई छोटे 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 सब पार्ट से मिलके बनेंगे, और ये सब पार्ट, ये छोटा सा हिस्सा इतना सूक्ष्म, इतना छोटा है कि हम इसको एज अ पॉइंट मास सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस छोटे हिस्से और इस पॉइंट चार्ज क्यू, इनके बीच में हम कूलम्स लॉ एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको वेरी वेरी स्मॉल मानते हुए, है ना। तो अब स्टेप नंबर 2 पे आना है अपने को। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में वेरी स्मॉल चार्ज dq on wire, on element of wire, very small charge on element of wire, on small element of wire. हमने जो वायर का ये येलो छोटा हिस्सा लिया है, इस छोटे से पार्ट पे कितना चार्ज है, वो चार्ज हम dq, स्मॉल चार्ज होगा इस पर। कंप्लीट एंटायर वायर पर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और उसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो लैम्डा को कैसे लिखा जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, तो dq अपॉन dl, ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा को। ठीक है ना, ये छोटे से हिस्से का चार्ज dq है और इसकी लेंथ dl है, तो dq बाई dl, चार्ज बाय लेंथ, लैम्डा हो गया। तो इसलिए जो स्मॉल चार्ज है वो कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, राइट। और dl की जगह मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं आर डी थीटा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा, इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। मैंने dl को एक्सप्रेस कर लिया r इंटू डी थीटा में। सिंपल थॉट है, बहुत आसान सी बात है, राइट। तो इस प्रकार से dq बराबर हो गया लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ओके, तो ये dq की वैल्यू आ गई, वेरी स्मॉल चार्ज आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3, राइट। तो स्टेप नंबर 3 मैं इस तरफ लिखता हूं, स्टेप नंबर 3। अब हमको इन दोनों के बीच में, अब बाकी बचे हुए सेमी सर्कुलर आर्क को आप नेग्लेक्ट कर दो, सोचो कि वो है ही नहीं, वो एब्सेंट है, केवल ये इतना सा हिस्सा है और ये पॉइंट चार्ज है, तो इनके बीच में कूलम फोर्स लगेगा, राइट। ओके, तो ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा dl, ये इस पॉइंट चार्ज पे एक रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेगा ना, तो ये रिपल्शन फोर्स में लिख रहा हूं df वेक्टर, राइट। तो ये जो df वेक्टर है मैं कूलम्स लॉ से डिफाइन करने जा रहा हूं। ओके, स्मॉल फोर्स df वेक्टर ऑन प्लस q ड्यू टू वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर। ओके, जो वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर है वो इस पर कितना फोर्स लगाता है, वो फोर्स अब अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं, जरा चेक करें। df मॉड वैल्यू इज इक्वल टू, df की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल चार्ज q इंटू dq अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि r का स्क्वायर, है ना।
आप चेक कर सकते हैं। हमें फोर्स डिफाइन करना है इस छोटे से पार्ट येलो पार्ट में, ये येलो पार्ट ऑफ वायर और ये पॉइंट चार्ज, इनके बीच का छोटा सा फोर्स हमको डिफाइन करना है। तो ये जो कूलम फोर्स होगा ये इसे रिपेल करेगा, ये वाला जो फोर्स होगा ये रिपल्शन का फोर्स होगा 1/4πε0। एक चार्ज क्यू है और एक चार्ज इसके ऊपर है जो डी क्यू है, और डी क्यू की जगह अब अपन लिख देंगे लैम्डा आर डी थीटा। तो यहां पर लैम्डा आर डी थीटा लिखा जा सकता है, और इसलिए हमको यही चीज इक्वल मिल जाएगी किसके, ये हमको इक्वल मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये छोटे से फोर्स की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक बात है, राइट, ओके। तो यहां तक हमारे पास ये फोर्स आ गया। अब इस एंटायर वायर के हर छोटे हिस्से द्वारा इसी प्रकार के फोर्सेस अप्लाई किए जाएंगे ना, राइट, है ना। ये वाला जो एलिमेंट है वो अगर मैं यहां सेलेक्ट कर लूं इस जगह, तो इस जगह जो एलिमेंट होगा वो जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स इस पर रिपल्शन का इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, सही है। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर ले लूं एलिमेंट, तो उसकी वजह से जो रिपल्शन फोर्स आएगा वो थोड़ा इस तरफ आएगा। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? तो इसका मतलब इस सेमी सर्कुलर वायर के जो शेप है उस शेप की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्सेस आएंगे वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिखाई देंगे, जो मैं यहां आपको बना के दिखा रहा हूं, है ना। जरा चेक करें कि ये आपको कैसे नजर आएंगे। ठीक है, चेक करते हैं अपन कि आपको ये कैसे दिखाई देंगे। तो जरा देखें, मैं इसको बना के दिखा रहा हूं। सपोज आपके पास इस प्रकार से वायर है, राइट। सेमी सर्कुलर वायर आपके पास इस प्रकार से है और पॉइंट चार्ज यहां सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार की सिचुएशन है, ओके। अब इस पूरे पर चार्ज स्प्रेड है, और आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं एक एलिमेंट यहां सेलेक्ट कर लूं इस जगह, तो इस एलिमेंट की वजह से एक फोर्स इस पर इस डायरेक्शन का क्रिएट हो जाएगा। ये रेड में मैंने फोर्स रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर अगर मैं एक एलिमेंट सिलेक्ट कर दूं इस जगह पर, तो इसकी वजह से जो फोर्स डिफाइन होगा वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मैं एलिमेंट को इस जगह ले लेता हूं, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन का आ जाएगा। मैं एलिमेंट को यहां सेलेक्ट कर लेता हूं, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन का आ जाएगा, राइट। तो ऐसे अगर मैं अलग अलग जगह अलग अलग एलिमेंट सिलेक्ट कर लूं, मैं हर जगह छोटे छोटे एलिमेंट छोटे छोटे सब पार्ट सिलेक्ट कर लूं, तो ये जितने भी अलग अलग छोटे छोटे सब पार्ट्स होंगे, इस वायर के छोटे छोटे हिस्से होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, इनकी वजह से जो फोर्सेस इस पर क्रिएट होंगे वो फोर्सेस इस प्रकार से होंगे, सही है। क्या आपको नजर आ रहा है? इस छोटे से पॉइंट चार्ज पर जो फोर्सेस होंगे वो अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे। ये सारे जो छोटे 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 डीएफ फोर्सेस है, ये सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन के नहीं है, तो अब इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टोरियल एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और इनकी डायरेक्शंस अलग अलग है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बढ़िया तरीका कि इनमें से हर एक छोटे से फोर्स को हमको दो हिस्सों में रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं फोर्सेस को इस प्रकार से रिजॉल्व करके आपको शो कर रहा हूं। तो इस प्रकार से मैं फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहा हूं। तो जरा चेक करें, यहां पर मैं फोर्स को रिजॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो ये जो डीएफ फोर्स मैंने यहां ड्रॉ किया था,
मैं इस डीएफ फोर्स को दो कंपोनेंट्स में ब्रेकआउट कर रहा हूं। तो जरा चेक करें, इस प्रकार से मैंने फोर्स के दो कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए। एक कंपोनेंट इस तरफ आ गया और एक कंपोनेंट इस तरफ आ गया। ये वाला एंगल थीटा है, तो इधर वाला एंगल डेफिनेटली थीटा ही होगा, राइट? ओके, तो इसलिए इधर वाला कंपोनेंट होगा डीएफ मॉड इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार से इधर वाला कंपोनेंट होगा डीएफ का मॉड इंटू साइन थीटा। तो ऐसे दो कंपोनेंट्स इसके क्रिएट हो गए। बात पकड़ में आ गई? तो ऐसे जितने अलग 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 इस वायर के यहां से 0 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 110 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, 0 से 180 डिग्री तक ऐसे जितने छोटे 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 वायर के पार्ट्स अपन करेंगे, उन सब के कारण जो फोर्स आएंगे वो फोर्सेस हर एक जो है वो दो पार्ट्स में रिजॉल्व हो जाएंगे। एक एक्स लाइन के ऊपर फोर्स आएगा और एक वाई लाइन पर आएगा। अब सारे एक्स लाइन वाले फोर्सेस को तो हम एक साथ ऐड कर सकते हैं ना, और सारे वाई लाइन वाले फोर्सेस को भी हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो यानी अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो, डायरेक्टली नहीं कर सकते थे इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली करते तो प्रॉब्लम आता, क्योंकि इंटीग्रेशन एक स्केलर ट्रीटमेंट है। इंटीग्रेशन तो स्केलर एडिशन है केवल। इंटीग्रेशन के बेसिस पर हम वेक्टर्स ऐड नहीं करते, स्केलर्स ऐड करते, वो फंक्शन स्केलर्स के लिए होता है। लेकिन अब यहां पे हमको इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन हमें किसका करना है? डीएफ वेक्टर के। और डीएफ वेक्टर जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो स्केलर है नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो डीएफ वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स कर दिए। तो ऐसे जितने छोटे 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 एलिमेंट्स है, हर एक के जो छोटे छोटे डीएफ है, सबको हमने रिजॉल्व कर लिया। जब हर एक के एक्स वाले कंपोनेंट होंगे और हर एक के वाई वाले कंपोनेंट होंगे, तो फिर सबके एक्स एक ही लाइन पे आएंगे और सबके वाई भी एक लाइन पे आएंगे। तो अब एक्स वाले अलग से इंटीग्रेट हो सकते हैं और वाई वाले अलग से इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो हमको दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, एक एक्स में इंटीग्रेशन और एक वाई में इंटीग्रेशन, राइट? ओके, है ना? तो हमको दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, एक एक्स में इंटीग्रेशन और एक वाई में इंटीग्रेशन। जरा चेक करें बच्चों, स्टेप नंबर 4 में मैं आपको एक बात लिख के दिखा रहा हूं। स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 यहां लिख रहा हूं, एज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी and every small element of wire apply repulsion force on plus Q in different direction. Hence, we cannot directly integrate DF. First, resolve DF vector along x-axis and along y-axis. तो DF का x कंपोनेंट क्रिएट हुआ, DFX इज इक्वल टू DF मॉड कॉस थीटा। एक x कंपोनेंट क्रिएट हुआ, DF का एक x कंपोनेंट क्रिएट होता है, और वो x कंपोनेंट मैं इस प्रकार से यहां लिख रहा हूं, DFX x कंपोनेंट, और एक y कंपोनेंट क्रिएट होता है
DFY इज इक्वल टू DF का मॉड इंटू साइन थीटा, राइट। तो हमको दो इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे, एक अलोंग x और एक अलोंग y। DFX इज इक्वल टू DF का मॉड इंटू कॉस थीटा, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, जिसके लिए पहले मैं DF की वैल्यू यहां प्लेस कर देता हूं। तो DF की वैल्यू ऊपर से इस प्रकार मिल जाएगी 1/4πε0 Q लैम्डा, एक आर कट जाएगा यहां और यहां के बीच में, एक आर कैंसिल हो जाएगा इंटू डी थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो एक आर यहां पे मैं कैंसिल कर ही देता हूं ताकि आपके ध्यान रहे कि यहां पर एक आर कैंसिल हो चुका है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन। तो 1/4πε0 Q लैम्डा डी थीटा बाई आर, ठीक है। तो यहां पर मैं प्लेस करने वाला हूं DF की जगह इस प्रकार से 1/4πε0 Q इंटू लैम्डा, एक आर कैंसिल हो चुका है ऊपर से, नीचे एक आर बचा है ना, इंटू डी थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा। तो इस प्रकार से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। यानी मुझे कांस्टेंट्स बाहर निकालने पड़ेंगे, तो Q बाहर आ गया, 4πε0 बाहर आ गया, R बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, अंदर बचता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके। इसी प्रकार से जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो है DFY इज इक्वल टू DF का मॉड इनटू साइन थीटा। अगेन इसे भी इंटीग्रेट कर देंगे तो FY मिल जाएगा। FY निकालने के लिए DF की वैल्यू फिर से प्लेस की, तो 1/4πε0 इंटू Q इंटू लैम्डा डी थीटा अपॉन R, ठीक है, इंटू साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन है ना। ये वैल्यू तो वो की वही है जो मैंने यहां लिखी है, DF की वैल्यू जो इधर लिखी है 1/4πε0 Q लैम्डा डी थीटा बाई R, एक R कट चुका है, तो वही वैल्यू मैंने यहां रिप्लेस कर दी, और अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको आंसर मिल जाएगा। तो FY इज इक्वल टू, अब कॉन्स्टेंट्स फिर बाहर निकाल लिए, तो Q लैम्डा 4πε0 इंटू R कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा विद इन लिमिट्स। तो थीटा की लिमिट्स है, तो हमको थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक लेनी है, तो हमको थीटा की लिमिट्स लेनी है 0 से 180 डिग्री तक, क्योंकि हमको 0 डिग्री से एलिमेंट स्टार्ट करने हैं और कहां तक के एलिमेंट्स कवर करने हैं ताकि पूरी थिन वायर कंप्लीट बन जाए। तो 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, 0 डिग्री से कहां तक, 180 डिग्री तक। तो 0 से 180 तक हमको ये कंप्लीट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो 0 से 180 इंटीग्रेट कर देते, तो हमें क्या मिलता है, यहां मिलता है 0 से पाई, मतलब 0 से 180, यहां भी 0 से पाई। अब बच्चों कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ये होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ओके। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यानी कि साइन थीटा, मैं यहां पर रिप्लेस कर रहा हूं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, Q लैम्डा अपॉन 4πε0 R, है ना। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा में लिमिट्स पुट होंगी 0 से लेकर पाई तक, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो FY इज इक्वल टू Q लैम्डा 4πε0 R, और यहां पे माइनस कॉस थीटा विद इन लिमिट्स पुट होंगी 0 से लेकर पाई तक, ओके। अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ, तो Q इंटू लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटू R, साइन थीटा में पहले अपर लिमिट पुट होगी थीटा की जगह, तो साइन पाई यानी साइन 180 माइनस लोअर लिमिट साइन 0। अब साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0, साइन 0 भी 0, दोनों 0, तो 0 माइनस 0 0, यानी ये पूरी आंसर क्या आ गया FX का 0, राइट। और FY का आंसर क्या आया, तो Q लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटू R, और यहां पे माइनस कॉस थीटा में मैं रखूंगा माइनस कॉस, पहले पाई अपर लिमिट
माइनस माइनस कॉस 0, फिर लोअर लिमिट रख दी मैंने, तो कॉस 180 होता है -1, कॉस 180, कॉस साइन 180 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस कॉस 180 जो होगा वो +1 होगा, तो ये +1 हो गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस, +1 +1 ये हो जाएगा +2, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस कॉस 180 +1 होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2 fy इज इक्वल टू, ये 2 बन गया, तो 2q लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटू आर। अब चूंकि 1/4πε0 को k भी लिखते हैं ना, राइट, तो इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं 2k लैम्डा q बाय आर। ओके, ये फोर्स हो गया है ना, और ये वाला 0 है कंपोनेंट, यानी नेट फोर्स y डायरेक्शन का है। अब देखो बच्चों, यहां 2 इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़े ना आपको, राइट, लेकिन हम इस 2 इंटीग्रेशन की बजाय सिर्फ एक इंटीग्रेशन से इसका आंसर ला सकते थे, सिर्फ एक इंटीग्रेशन से। वो कैसे, वो भी समझ ले, जरा चेक करें बच्चों। तो अगली बार से अगर आपको ऐसी सिमेट्री नजर आए तो पहले से ही चौकन्ना हो जाना, और फिर सिमेट्री की वजह से आपको पता चल जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन तो केवल एक इंटीग्रेशन में सॉल्व हो सकता है। तो देखो, ऐसा बहुत सारी जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, आगे बहुत सारी जगह पर ऐसा होने वाला है। ठीक है, जरा चेक करें आप, क्या आपको नजर आ रहा है कि जैसे थीटा एंगल पर मैंने एक एलिमेंट यहां सिलेक्ट किया, मैं एक और बिल्कुल सिमेट्रिकल ऐसा का ऐसा एक और एलिमेंट यहां सिलेक्ट कर सकता हूं। ये एलिमेंट भी इधर से थीटा एंगल पर है, इधर से थीटा एंगल पर है, जो डी थीटा एंगल सेंटर पे सबटेंड करता है। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हो गए। ठीक बात है। अब इसकी वजह से भी एक फोर्स डीएफ, रिपल्शन का फोर्स इस तरफ आने वाला है। सही है, राइट। तो इधर वाला जो डीएफ है बच्चों, इस डीएफ के भी अगर मैं कंपोनेंट्स क्रिएट करूं, ओके, अगर मैं इधर वाले डीएफ के भी कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा और एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो इधर से थीटा एंगल है तो इधर से भी थीटा एंगल है, तो इधर डीएफ मॉड कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। और इस तरफ डीएफ साइन थीटा, तो यहां 2df साइन थीटा हो जाएगा। दोनों के y कंपोनेंट 2df साइन थीटा ऐड हो गए और दोनों के कॉस कंपोनेंट जो x कंपोनेंट से वो कैंसिल हो गए। क्या आपको नजर आ रहा है कि इधर वाला x कंपोनेंट और इधर वाला x कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, राइट। इसीलिए तो जब इंटीग्रेशन भी किया था हमने अलग अलग x और y का, तो x वाला इंटीग्रेशन 0 आया, क्योंकि x एक्सिस पर अगर इस तरफ फोर्स है तो इधर भी फोर्स है, और हर एक बार दो दो की जोड़ी जमाई जा सकती है। इधर से 0 डिग्री, इधर से 0 डिग्री पर एक पेयर हो गई, इधर से 1 डिग्री 1 डिग्री पर पेयर हो गई, 2 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 डिग्री, 10 डिग्री 10 डिग्री, 20 डिग्री 20 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, 50 डिग्री 50 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक अगर मैं ऐसी दो दो की जोड़ियां लेता चलूं तो हर दो की जोड़ी की वजह से जो एक्स कंपोनेंट क्रिएट होंगे बच्चों वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी यहीं से आप पता लगा सकते हो कि हमें x वाला तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, और सिंपली y वाला इंटीग्रेट कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ये जजमेंट आपको, ये देखो, हर बार तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बार सिमेट्री की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो वायर है ये इस y एक्सिस के अबाउट आधी आधी बटी हुई है, सिमेट्री में बटी हुई है। तो इसलिए जैसे फोर्स इस तरफ लग रहे हैं वैसे ही फोर्स इस तरफ लग रहे हैं, तो इनकी वजह से एक्स एक्सिस में सारे पेयर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, और इसीलिए एक्स एक्सिस का नेट 0 बन रहा है। ठीक बात है ना। तो अगर हम ऐसा सिचुएशन अज्यूम कर ले, ऐसा केस अज्यूम कर ले, तो ये सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। अब एक इंटीग्रेशन में आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक इंटीग्रेशन में आंसर आ जाएगा इसमें।
ठीक बात है ना। तो मैं अब फाइनली इसको ऐसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि ये एक इंटीग्रेशन में आपको आंसर दे दे। ठीक बात है ना। ओके राइट। तो मैं स्टेप नंबर 5 को जो मैंने पहले लिखा था, ठीक बात है, उसको इरेज कर रहा हूं, उसको हटा रहा हूं, और आपको मैं सिर्फ एक इंटीग्रेशन में इसका आंसर ला के दिखा रहा हूं। ठीक है ना। तो यहां मैंने आपको दो इंटीग्रेशन जानबूझ के करके दिखाया कि देखो मैं एक्स और वाई में अलग अलग भी इंटीग्रेट करूं तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन एक सिंपल मेथड आपके पास जब है तो हम कॉम्प्लिकेटेड मेथड का यूज क्यों करें, है ना। तो इसलिए अब मैं आपको एक सिंपल से एक इंटीग्रेशन के सिस्टम में इसको ला के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आपको ये किस प्रकार से आगे से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, मैंने पहले जानबूझ के एक्स और वाई में आपको अलग अलग करके दिखाया और फिर इसको आपको एक करने का तरीका बताया एक इंटीग्रेशन में, ताकि आपके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से फीड अप हो जाए कि देखो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम भूल भी गए और हमने मान लो सिमेट्री का यूज नहीं भी किया तो भी हम ठीक है, दो इंटीग्रेशन करके थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन हम इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक है ना। और वैसे भी आगे जाकर इसकी कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये और भी आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक बात है। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इतने लेवल तक का इंटीग्रेशन आपको बच्चों सॉल्व करते आना चाहिए, है ना। इससे हायर लेवल के इंटीग्रेशन की जरूरत हमें बहुत कम बार पड़ेगी, इससे हायर लेवल के इंटीग्रेशन की तक हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां तक जितना इंटीग्रेशन हमने यूज किया है इतने इंटीग्रेशन वाले सवाल आपको आना चाहिए। ओके ठीक बात है। तो अब मैंने ये पूरा रब कर दिया है और आपको मैं इस प्रकार से इसको सिंगल इंटीग्रेशन से, एक बार इंटीग्रेशन से करके दिखा रहा हूं। सिर्फ एक बार के इंटीग्रेशन से आंसर लाके दिखा रहा हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो पेयर्स लेनी पड़ेंगी, दो सिमेट्रिक पेयर्स लेनी पड़ेंगी और दोनों के डीएफ रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान में आ गई। तो दोनों के एक्स कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो जाएंगे और केवल वाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वही मैं आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं। टू सिंप्लीफाई our calculation, select two symmetrical pairs of elements of wire, one at theta angle from positive x-axis while other at theta angle from negative x-axis। तो हमको दो एलिमेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर। तो इस सेमी सर्कुलर वायर के दो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होंगे तो उनकी वजह से जो फोर्सेस आएंगे उनके एक्स कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक बात है। नाउ ईच एलिमेंट apply df forces as shown and on resolving the forces
x components cancel out. Hence only y components are added. तो केवल y कंपोनेंट्स को ऐड करना है, इसलिए एक इंटीग्रेशन में आपका आंसर आने वाला है. तो नेट फोर्स लिखने का तरीका अब होगा इंटीग्रेशन टू df साइन थीटा, राइट. और हमने सिंपली क्या किया है, y डायरेक्शन के जो दो सिमेट्रिक कंपोनेंट्स के साइन कंपोनेंट्स थे, दो फोर्सेस के, दो सिमेट्रिक एलिमेंट्स के कारण जो फोर्सेस के कंपोनेंट्स df साइन थीटा थे उनको ऐड कर दिया है. df cos थीटा वाले तो कैंसल आउट हो जाएंगे, df साइन थीटा वाले ऐड अप हो जाएंगे, राइट. तो इसलिए हमको सिर्फ एक इंटीग्रेशन में आंसर मिल जाएगा. और अब हमारा आंसर इसको सॉल्व करके आ जाएगा. df की जगह ऑफ कोर्स 1/4πε0 q लैम्डा d थीटा बाय r होगा. तो यहां df की जगह 1/4πε0 q लैम्डा d थीटा बाय r होगा इंटू साइन थीटा. अब इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या निकल आएगा, तो 2 निकल आएगा, q निकल आएगा, लैम्डा 4πε0 और r. अंदर बचेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद. लेकिन अब ध्यान रहे कि हमने दो एलिमेंट्स की जोड़ी ली है, यानी हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस दोनों से थीटा एंगल पर दो एलिमेंट लिए. तो हमको दो दो की जोड़ियों में पेयर्स लेनी है. तो हमको कहां से कहां तक चलना पड़ेगा ताकि पूरी वायर बन जाए. तो पूरी वायर बनाने के लिए अब हमको 0 डिग्री, दोनों तरफ से 0 डिग्री, दोनों तरफ से 1 डिग्री, दोनों तरफ से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक चलेंगे तो पूरी वायर बन जाएगी, क्योंकि हम दोनों साइड से चल रहे हैं. यू गॉट द आइडिया. तो इसलिए इस बार जो लिमिट्स हमारी होंगी वो 0 से 90 होंगी, 0 से 180 नहीं. ठीक बात है ना, क्योंकि इस बार हम दोनों तरफ से वायर बनाते हुए चल रहे हैं. तो इधर से 0 डिग्री 0 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 2 डिग्री, 10 डिग्री 10 डिग्री, 20 डिग्री 20 डिग्री. तो 0 से 90 तक चलना है ताकि ये पूरी वायर कंस्ट्रक्ट हो जाए. ठीक है. तो इसलिए लिमिट्स जो होंगी वो 0 से 90 डिग्री तक होंगी. तो 0 से 90 डिग्री तक लिमिट्स पुट कर देते हैं. तो इस प्रकार से हमको मिलेगा 0 से π/2 लिमिट. अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा. ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है. ओके. तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा. तो इसको पुट कर देते हैं. तो f इज इक्वल टू आता है 2. ये जो 1/4πε0 इसकी जगह k लिख देते हैं. 2k लैम्डा q अपॉन r. और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा विद इन लिमिट 0 से π/2. पहले अपर लिमिट पुट करोगे, बाद में लोअर लिमिट पुट करोगे. तो 2k लैम्डा q अपॉन r, और पहले अपर लिमिट माइनस कॉस π/2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो लोअर लिमिट माइनस कॉस 0. तो देखो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 टर्म हो गई. कॉस 90 0 होता है, और कॉस 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस. तो 0 + 1, तो यहां पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो फाइनल आंसर वही होगा जो पिछली बार आया था, है ना. हमको एग्जैक्टली वही आंसर मिलेगा जो हमने पिछली बार लिखा था. देखो एग्जैक्टली सेम आंसर है. तो फोर्स F इज इक्वल टू, हमको फोर्स F की वैल्यू मिल गई 2k लैम्डा q बाय r. यहां पे 0 + 1, 0 + 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही मिलेगा. यानी फोर्स की वैल्यू हो गई 2k लैम्डा q बाय r. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. ये हमारा आंसर हो, राइट. तो बच्चों इस सवाल के लेवल का जो इंटीग्रेशन है यहां तक आपको करते आना चाहिए अपने मन से. आपको यहां तक के इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करना है. देखो इससे हायर इंटीग्रेशंस आपने नहीं किए
तो चल जाएगा, लेकिन यहां तक का इंटीग्रेशन सबको समझ में आना चाहिए, सबको करते आना चाहिए, राइट? ओके, ठीक बात है। यहां तक के इंटीग्रेशन को अगर समझ लिया तो आगे की चीजें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी। बढ़ सकते हैं अपन आगे। अब हम अगले पार्ट पर आते हैं, अगली सिचुएशन पर आते हैं।